खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से रूस के कलमिकिया गणराज्य पहुंचे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता मंजू मीना ने। नमस्कार, हम बैठे हैं कलमिकिया रिपब्लिक की राजधानी एलिस्टा में, जो कि रशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी जो है छुपा हुआ एक रीज़न है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वहाँ पर आज भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो आया हुआ है, बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के यहाँ पर उसको डिस्प्ले करेंगे, एक्सपोजिशन के लिए आए हुए हैं। और इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूरदर्शन से बातचीत में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये कल हमने देखा था कि जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो इतने सारी भीड़ जो है वो सड़कों के दोनों तरफ खड़ी थी। उनके चेहरों पर इतने भाव थे, इतने भावुक वो लोग थे। तो किस तरीके से ये जो चीज़ आपने देखी थी कल, वो कैसा भाव आप में पैदा करती है? निश्चित तौर से ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाला, बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला कि भारत से इतनी दूर भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी तो दुनिया भर में हैं, लेकिन भारत से इतनी दूर कलमिकिया गणराज्य के अंदर इतनी श्रद्धा भाव से भरे हुए लोग थे। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई मतलब बहुत भाव विभोर होकर के भगवान तथागत बुद्ध के उन अवशेषों के दर्शन के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा था। जैसे उनको लगा कि उनके जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ मिल गया है। यह दृश्य निश्चित तौर से बहुत भावुक करने वाला था, बहुत ही आनंदित करने वाला था, बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाला था। और मेरे जीवन में तो बहुत सारे अवसर आए हैं, क्योंकि भगवान तथागत बुद्ध के जितने भी, चाहे वह उनके ज्ञान प्राप्ति का स्थान हो, चाहे उनके प्रथम उपदेश प्रदान करने का स्थान हो, चाहे उनके निर्वाण का स्थान हो, चाहे उनके वर्षावास का जो कार्यक्रम होता है, श्रावस्ती हो, श्रावस्ती के अलावा जिस कौशाम्बी एक तरह से मूल जनपद मेरा, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर भी उनके वर्षावास के कई वर्ष बीते थे। तो एक तरह से मैं कहूँ कि सब कुछ का निचोड़ जब कल यहाँ देखने को मुझे मिला तो मैं तो बहुत गदगद हूँ। और दूरदर्शन के माध्यम से जब देश के अंदर लोग देखेंगे तो उनमें भी अपार खुशी और अपार प्रसन्नता होगी। आपने कहा आप कौशाम्बी से आते हैं और बुद्ध के अवशेषों को लेकर आप आए हैं, तो ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो करुणा, दया, क्षमा और इस तरह की जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो आज हम देख रहे हैं कि विश्व के बहुत सारे कोनों में फैली हुई हैं। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कहें या फिर हमारे देश में जो चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे लड़ने में ये किस तरीके से मददगार हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में हमारे लिए कितनी प्रासंगिक हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से देश की बागडोर संभाले, उन्होंने विश्व के किसी बड़े से बड़े मंच से भी खड़े होकर के जब यह कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। बुद्ध की शरण जाने में ही शांति है, प्रगति है, आध्यात्मिक उन्नति भी है। और आज मैं यह देख रहा हूँ कि जब मैं कलमिकिया में, तो कई शताब्दियों पूर्व यहाँ भगवान तथागत बुद्ध का संदेश आ चुका, और आज यहाँ पूरी तरह से मैं कहूँ कि कलमिकिया गणराज्य पूरा बुद्धमय हो गया है, बौद्धमय हो गया है, तो कोई अलग नहीं होगा। लेकिन जो आने वाला समय है वह मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के अंदर जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि शांति का और प्रगति का, आध्यात्मिक उन्नति का, क्षमा का, यह सब रास्ता कहीं से मिलता है तो यह भगवान तथागत बुद्ध के संदेशों से मिलता है, उपदेशों से मिलता है, उनकी शिक्षा से मिलता है, उनके जीवन से मिलता है।
जैसा कि आपने बताया कि कल आपने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत ने पूरे विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि बुद्ध के हम लोग काफ़ी जगह पे ये अवशेष जो हैं इसका एक्सपोजिशन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जो हैं इस पे खास तौर पर उनका एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, लोगों को जोड़ने में, आपसी समझ पैदा करने में, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भारत के लोगों से जोड़ने में ये कितना मददगार साबित होगा? ये सर्वाधिक मददगार साबित होगा। राजनयिक संबंध तो हमारे किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब सांस्कृतिक संबंध होते हैं, आध्यात्मिक संबंध होते हैं, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। वह देश तो जुड़ते हैं राजनयिक संबंध से, लेकिन देशवासी जुड़ते हैं सांस्कृतिक संबंध से, आध्यात्मिक संबंध से। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही प्रेरणा है कि आज हम वियतनाम, फिर मंगोलिया, फिर देश दुनिया के अन्य देशों में जा कर के भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं कि यह भगवान तथागत बुद्ध के ही अवशेष हैं, और उनके प्रमाणित होने के बाद जो अगाध श्रद्धा, मतलब अभी तो बहुत सारे लोगों को भारत में भी जब नहीं मालूम था, तो अब उनको जब मालूम हो रहा है तो उनके अंदर भी इतना गहरा जुड़ाव होता जा रहा है, जिसके बारे में जितना भी बताया जाएगा कम होगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो एक ऐसा वातावरण जब देखने को मिलता है, करोड़ों की संख्या में लोग वियतनाम के अंदर आए थे दर्शन करने के लिए, मंगोलिया के अंदर आए थे, थाईलैंड के अंदर आए थे, और दुनिया के अन्य देशों में भी हम ले जाएंगे। अभी कलमिकिया में आए हैं, कल का दृश्य देख करके तो मेरे लिए बहुत ही मतलब आनंद से भर देने वाला, और मुझे लगा कि जीवन में बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर मिलता है, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के जब रूस और कलमिकिया में आने का अवसर मिला, वह अवसर विलक्षण था, बहुत आनंद विभोर करने वाला था। जी। और सर, एक जो हमारे देश में एक बुद्ध टूरिज्म सर्किट बनाने की बात चल रही है, जिसमें चाहे वो बिहार का बोध गया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हमारे श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ हो, या फिर चाहे मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर भी हमारे जो है सांची के स्तूप हैं, विदिशा है, आंध्र प्रदेश में अगर हम जाएँ तो अमरावती है। तो इस तरीके से काफ़ी जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो उनको जोड़ने पर जो काम चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार तो इस दिशा में बहुत विस्तार से काम कर ही रही है। बुद्धा सर्किट के नाम पे एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ देने का, लेकिन जो देश के ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में अब लोगों को पता चल चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हमारे जो स्थान है वह सारनाथ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी वो होता है, उसका कॉरिडोर बन करके तैयार हो गया है। अब लोग वहाँ आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले गए होंगे, उस समय का स्वरूप अलग था, लेकिन अगर आज अब जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये तो जैसे सारनाथ का स्वरूप ऐसा हो गया जैसे भगवान तथागत बुद्ध के समय जैसा रहा होगा, ऐसा एक पवित्र वातावरण, ऐसी एक वहाँ पे व्यवस्था की गई है, ऐसे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से हमारा कुशीनगर है, कुशीनगर में हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल भगवान तथागत बुद्ध के महानिर्वाण स्थल होने के कारण से बनाया है। इसी प्रकार से जहाँ भगवान तथागत बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है, वह श्रावस्ती में बिताए थे, तो वहाँ पर भी एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, वहाँ का भी विकास किया जा रहा है, वहाँ का भी कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो पिपराहवा है, ये कपिल वस्तु का ही पार्ट हुआ करता था, जहाँ से ये अवशेष, पवित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में पड़ता है। भगवान बुद्ध जी का नाम पहले सिद्धार्थ ही था, तो सिद्धार्थ नगर के नाम से जनपद है, वहाँ उसका भी विकास हम लोग कर रहे हैं। कौशाम्बी, जहाँ मैंने बताया कि मेरी जन्मभूमि भी है, और वहाँ भगवान तथागत बुद्ध के बहुत वर्षावास वहाँ पर भी बीते हैं, और बहुत भ्रमण का भी जो कार्य है वहाँ पर किया गया है। जैसे आज वहाँ जब जाएं तो आपको एक बहुत बड़ा विपश्यना केंद्र भी हम लोगों ने बनाया है, भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए बहुत कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य चल रहा है। और जो एयरपोर्ट है वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे प्रयागराज जो इलाहाबाद है, वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है। एयरपोर्ट से हम लोगों ने एक बहुत अच्छी आने जाने की सड़क भी बनाई है कि कोई सड़क मार्ग से जाना चाहे तो
बहुत कम समय में वहाँ पर पहुँच सकता है। यमुना जी के पावन तट पर वो स्थान पड़ता है, वह भी हम लोगों ने निर्माण करने का काम किया है। अभी जो भगवान तथागत बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, गया जी। भगवान तथागत बुद्ध के बिहार के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और बहुत बड़ी संख्या में देश भर से, दुनिया भर से लोग वहाँ पर भी आते हैं और यह प्रयास करते हैं कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ वह भी ध्यान लगाते हैं, वह भी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना के आधार पर उनकी बहुत मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, लेकिन वहाँ बैठ करके एक जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, एक शांति और प्रगति के बीच में जो आध्यात्मिकता का एक वहाँ का माहौल होता है। मैं तो गया हूँ कई बार, लेकिन वो वहाँ जाना चाहिए लोगों को, ये ज़रूर मैं अपील करूँगा। जी सर, और एक सर अगर हम बहुत सारे पिछले दिनों जो भारत सरकार के प्रयास रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनको अगर हम क्रम से देखें तो इस तरीके के प्रयास रहे हैं कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी बनाएं, मजबूत बनाएं, चाहे वो हम लोग उनका आह्वान हो कि हाँ हम लोग अपनी स्वदेशी चीज़ें जो हैं उनको हम बढ़ावा दें। और बहुत सारे हमारे, जैसे कि इसके लिए आपने कहा कि बुद्ध की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो शायद लोगों को नहीं पता है, उसको वापस से पुनरुत्थान की बातें चल रही हैं, उनको वापस से जो है एक नई पहचान देने की बात चल रही है। तो ये एक जो सिलसिला है, एक विजन को जो दिखाता है कि हमारे देश के जो पुराने, चाहे हम लोग अमृतकाल में आज़ादी के महोत्सव में हमारे जो भूले बिसरे सेनानी हैं उनको हम लोग याद कर रहे हों, तो एक जो नया भारत अब उभर करके आ रहा है जो अपने आप को मजबूत करके और विश्व के पटल पर अपनी एक नई छवि एक दृढ़ता से पेश करना चाह रहा है, तो उस विजन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हम लोग देश का नेतृत्व करते हुए देखे हैं, तब से भारत हर क्षेत्र में प्रगति किया है और प्रगति कर रहा है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम विकसित नहीं बन सकते। और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें सभी क्षेत्रों में प्रगति चाहिए। हमारे पास, भारत के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। इतने महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टि से जो पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाना जाता रहा है, वहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं थी, वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज हम लोग डबल इंजन सरकार के माध्यम से वहाँ बहुत सारा काम कर रहे हैं और हर उस तीर्थ स्थल को एक कॉरिडोर बना करके एक बौद्ध परिपथ, कृष्ण प्रतिपथ और राम वनगमन मार्ग, राम सीता जी का मार्ग, ऐसे सब अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जैसे अभी प्रयागराज हमारा है, वहाँ पर कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला होता है। लगभग 66 करोड़ लोग वहाँ पर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए। ये हमारे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। वाराणसी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भगवान तथागत बुद्ध का जो प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ भी है, वहीं विश्वनाथ ममनाथ पुरवारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, यानी वहाँ भगवान विश्वनाथ जी का, भोलेनाथ जी का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे ही अयोध्या है, ऐसे ही मथुरा है, ऐसे ही कुशीनगर है, ऐसे ही श्रावस्ती है, ऐसे ही संकिसा भी एक स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसी मान्यता है कि भगवान तथागत बुद्ध वहाँ पर स्वर्ग से धरती पर आए थे, ऐसी मान्यता है। वहाँ बड़ी संख्या में दुनिया भर से भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी जाते रहते हैं। मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला है। जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं, उन हर स्थानों पे मैं गया हूँ। तो जैसे ही इनका हम विकास करते हैं, वैसे ही उससे पर्यटन आता है। पर्यटन आता है तो रोजगार सृजित होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी, यानी भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं को ही भारतीय खरीदें, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। और हम 140 करोड़ से अधिक लोग हैं, और जब 140 करोड़ लोग बनाएंगे भी, खरीदेंगे भी, तो दुनिया के बाज़ारों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका आकार भी बढ़ेगा। जो हम आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं, हम लोगों को तो विश्वास है कि 2026 के अंत तक, अभी 2025 चल रहा है, 26 के अंत तक ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि हर भारतवासी के मनमानस में ये छा गया है
कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें विकसित भारत बनना है, हमें गरीबी से मुक्त भारत बनना है, हमें शिक्षित भारत बनना है, हमें सामरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली भारत बनना है। ये नहीं कि हम सामरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे। तो सभी दृष्टि से अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सभी क्षेत्रों में प्रगति करनी होगी, अपने स्तर पर उन्नति करनी होगी, और वह बड़ी तेज़ी से इस समय शुरू हुआ है देश के अंदर। और जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, मैं कल्पना नहीं करता था कि 2017 में जब हम लोग वहाँ सरकार में आएंगे तो इस प्रकार से हम विकास कर पाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में जो हमारी डबल इंजन सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और उस काम का बड़ा परिणाम धरातल पे दिखाई दे रहा है। और अंत में एक बार फिर से मैं उसी जहाँ से हमने शुरू किया था मैं वहीं पे आना चाहूँगी कि हम लोगों ने भारत रूस के संबंधों के लिए सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी मजबूत रहे हैं और काफ़ी प्रगाढ़ वो संबंध है। और कलमिकिया में जब हम कल आए थे तो वहाँ पर जिस तरीके से स्वागत किया गया, जो हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ कलमिकिया है, उन्होंने जिस तरीके से आत्मीयता और जो एक सभी के मन में जो सम्मान हमने देखा, और वो एक तरीके से मतलब हर एक जने में, हर एक आदमी में हमने वो उस भावना को महसूस किया। भारत का नाम लेते ही कितने लोग थे जो नमस्ते कर रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से जो है इंडिया नमस्ते, इस तरीके से हर कोई ये चाह रहा था कि वो इस सम्मान को प्रदर्शित करे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनके माध्यम से आप भारत के लोगों को बताएं कि किस तरीके से रशिया के जो लोग हैं वो भारत को प्यार करते हैं। निश्चित तौर से मैं अपने सभी भारतवासियों को यह बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब हम लोग यात्रा लेकर के दिल्ली से चले थे और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ का जो दृश्य था वह अद्भुत था, अलौकिक था, बहुत ही आनंद से भरा हुआ था। और कलमिकिया इतनी बड़ी आबादी नहीं है यहाँ, लोग जो मुझे बताएं हैं उसमें कि लगभग 3 लाख के आसपास ही यहाँ की आबादी है। लेकिन कल तो मुझे लाखों की संख्या में लोग सड़क के किनारे दिखाई दे रहे थे जब हम भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के चल रहे थे, और उनका नमस्ते करना, नमो बुद्धाय करना, और फिर जो बड़ी लंबी चर्चा हुई, कई हमारे जो आध्यात्मिक गुरु बौद्ध भिक्षुगण हैं उन्होंने जो विचार रखे, जो कलमिकिया गणराज्य के गवर्नर साहब ने अपने विचार रखे, और जितना भाव भरे थे वो, मैं तो यही कहूँगा कि भारत के लोग दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य जो प्लेटफार्म से उनको इस यात्रा के बारे में खबर मिल रही है, इसको बहुत ध्यान से देखें, समझें और लोगों तक पहुँचाएं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान तथागत बुद्ध के संदेशों को लेकर के हम दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। अब जब दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जितनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास भारतवासियों में है, उससे मैं कहूँ कहीं अधिक मुझे कलमिकिया के अंदर देखने को मिला। और यहाँ भारत के साथ और रूस के साथ हम लोग तो जब जन्म हुआ है उससे पहले से हम लोग सुनते हैं कि बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं और विश्वास के संबंध हैं, और एक दूसरे के सामने जब भी कोई संकट आया उस समय एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले संबंध हैं। लेकिन जो हमारे राजनयिक संबंध थे उससे हम बहुत आगे बढ़ करके एक जो सांस्कृतिक संबंध होता है, जो भारत की जनता रूस से प्यार करती है तो रूस की जनता भारत से भी प्यार करती है, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और कलमिकिया का तो दृश्य ही जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं बहुत आह्लादित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और यहाँ का जो पूरा कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ की यात्रा पूरी करने के बाद प्रयास करेंगे कि इसको अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से सारे भारतवासी इस यात्रा को देख सकें, इस यात्रा को समझ सकें, इस यात्रा का प्रभाव क्या हो रहा है। यह जब लोग देखेंगे, समझेंगे तो लोग, दुनिया को भी ध्यान में आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। और मैं यह कहता हूँ, आज कलमिकिया की धरती से कह रहा हूँ कि अगर बुद्ध की शरण में जाओगे तो युद्ध के मैदान में जाना ही नहीं पड़ेगा। अब वह समय आ गया है कि अब बुद्धम शरणम गच्छामि, यही सही समय है, उचित समय है, और इसी से शांति भी है, इसी से प्रगति भी है। संघर्ष का परिणाम सदा विनाशकारी होता है, तो हमें विनाश नहीं, हमें विकास चाहिए। और विकास कैसा चाहिए? जिसमें शांति भी हो,
जिसमें उन्नति और शांति का दोनों का मेल हो, और वह भगवान तथागत बुद्ध की शरण में जाने से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं वो कितने भाव विभोर हैं और ये कितना ही एक विलक्षण जो है क्षण है सभी के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से भारत रूस के संबंध जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और बुद्धम शरणम गच्छामि की जो बात कही गई है कि हम सभी जो हैं बुद्ध के संदेशों को समझेंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो अभी इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, धन्यवाद।